नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। आज के इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी के लिए कभी न कभी एक बड़ा सिरदर्द रहा है। और वो सिरदर्द है भारत का विशाल और बहुत ही जटिल नक्शा है ना। हाँ, एकदम सही। मतलब जब भी हम पूरा नक्शा एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्यों और उनकी सीमाओं का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। और इसी जाल को देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि भाई इसे याद कैसे रखा जाए। बिल्कुल, इतनी सारी जानकारी एक साथ दिमाग में प्रोसेस करना सच में मुश्किल होता है। इस दिमागी उलझन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए आज के हमारे सोर्सेज ने कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके सुझाए हैं। असल में इस पूरी चुनौती का सबसे अहम हिस्सा ये समझना है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो क्या हम हमेशा गलत तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं? एक तरह से हाँ। जब कोई भी इंसान पूरे भारत के नक्शे को एक ही नजर में रटने की कोशिश करता है तो दिमाग तुरंत हार मान लेता है, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा होती है एक साथ। आमतौर पर हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने के आदी होते हैं। हाँ, चाहे कोई किताब हो या कोई लिस्ट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने की रणनीति अपनाई गई है। ये बॉटम टू टॉप वाली बात सच में ध्यान खींचती है, क्योंकि हमारी आंखें तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही स्कैन करती हैं। यही तो कैच है। तो नक्शे के मामले में इस उल्टे पैटर्न यानी नीचे से शुरुआत करने के पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हैं तो दिमाग ज्यादा अलर्ट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ऊपर से नीचे जाने के बजाय जब हम नीचे से एक आधार बनाकर ऊपर बढ़ते हैं तो दिमाग ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, और हम सिर्फ रट नहीं रहे होते बल्कि दिमाग में एक स्ट्रक्चर या ढांचा खड़ा कर रहे होते हैं। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखी जाती है। बिल्कुल वही लॉजिक है। सोर्सेस का मानना है कि नक्शे को हमेशा के लिए याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन और मजेदार कहानियों के जरिए एक मजबूत नींव से शुरुआत करनी चाहिए। ये तो किसी दिमागी खेल की तरह लग रहा है, जहां हर राज्य सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन जाता है। और दिमाग कहानियां कभी नहीं भूलता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विजुअल यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर हम नक्शे के सबसे निचले हिस्से की ओर चलें तो इस साउथ जोन या नींव को दिमाग में कैसे बिठाया जा सकता है? साउथ जोन को इस दिमागी इमारत की सबसे ठोस नींव माना गया है। इसकी विजुअलाइज ट्रिक बहुत ही आसान है। वो कैसे? अगर नक्शे के एकदम निचले हिस्से को ध्यान से देखा जाए तो वो वी आकार का है, अंग्रेजी के लेटर वी की तरह। हाँ, नीचे से तिकोना सा है। बस उसी वी को याद रखना है। इस वी के एकदम बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में केरल है। ठीक है, लेफ्ट में केरल। और ठीक उसके विपरीत दाईं ओर यानी राइट साइड में तमिलनाडु है। ये दोनों राज्य इस इमारत के मुख्य पिलर हैं। यानी अगर दिमाग में एक वी शेप बनाया जाए तो लेफ्ट में केरल और राइट में तमिलनाडु हो गया। एकदम सही। लेकिन ये नींव सिर्फ 2 राज्यों से तो पूरी नहीं होगी। इसके ऊपर का हिस्सा कैसे जुड़ता है? इन 2 पिलर्स के ठीक ऊपर 3 और अहम राज्य हैं जो इस नींव को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। वो कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु के ठीक ऊपर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्थित हैं। तो बाईं तरफ केरल के ऊपर कर्नाटक आ गया। हाँ, और दाईं तरफ तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना कहाँ गया? वो थोड़ा मध्य की ओर आंध्र प्रदेश के ऊपर सेट हो जाता है। ये 5 राज्यों मिलकर हमारा पूरा साउथ जोन बनाते हैं। इसे चंकिंग कहते हैं ना, एक साथ टुकड़ों में याद करना। बिल्कुल, इस तरह चंक बनाकर याद करने से दिमाग को 5 अलग अलग नाम याद नहीं रखने पड़ते। वो सिर्फ एक नींव के ब्लॉक को याद रखता है। हाँ, जो बहुत आसान है। ये तरीका वाकई असरदार लग रहा है मुझे। एक बेस लाइन बन गई और उसके ऊपर बाकी के ब्लॉक सेट हो गए। अब हमारी इमारत की नींव तो मजबूत हो चुकी है। तो नक्शे में पश्चिमी दिशा यानी वेस्ट की तरफ क्या पैटर्न उभर कर आता है? पश्चिमी भारत के राज्यों को याद रखने के लिए क्या कोई खास कहानी दी गई है? पश्चिमी हिस्से के लिए सोर्सेज ने भूगोल के साथ साथ राज्यों के चरित्र का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। राज्यों का चरित्र मतलब उनकी पहचान? हाँ, पश्चिमी जोन को व्यापार और सपने की थीम दी गई है। व्यापार और सपने, ये बहुत कैची है। उदाहरण के लिए सबसे ऊपर गुजरात है। गुजरात की पहचान हमेशा से व्यापार और समुद्र के साथ रही है। भारत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक व्यापारिक तट वही है, तो गुजरात का मतलब व्यापार हो गया। और फिर गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र आता है, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र को सपनों की नगरी के रूप में विजुअलाइज करने को कहा गया है। ये दिलचस्प है
कि सिर्फ नाम याद करने के बजाय व्यापार और सपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग भावनाओं को जल्दी पकड़ता है? एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। ये मेमोरी रिटेंशन का एक बुनियादी नियम है। कि रूखे तथ्य दिमाग जल्दी भूल जाता है। हाँ, ड्राई फैक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन जब किसी जानकारी के साथ कोई सांस्कृतिक पहचान जुड़ जाती है तो वो स्थायी हो जाती है। महाराष्ट्र शब्द शायद नक्शे पर एक कोरा आकार लगे, लेकिन सपनों की नगरी सुनते ही बॉलीवुड और बड़े शहरों की चमक दिमाग में आ जाती है। एक स्थायी चित्र बन जाता है। और इसी पश्चिमी तट की कहानी को पूरा करने के लिए एक और राज्य है, गोवा। हाँ, गोवा। इसे व्यापार और सपनों के इस बड़े कैनवस पर नक्शे के सबसे छोटे राज्य के रूप में अपनी एक अलग पहचान दी गई है। तो पश्चिमी दीवार भी तैयार हो गई, जिसमें व्यापार है, सपने हैं और गोवा जैसा एक छोटा सा खूबसूरत पड़ाव है। नींव और पश्चिमी दीवार खड़ी हो चुकी है। अब इस बॉटम टू टॉप यात्रा में हम और ऊपर की ओर यानी उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां की विविधता को नक्शे पर कैसे उतारा गया है? उत्तर की ओर बढ़ते ही थीम पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ भाषाओं का मेल और सांस्कृतिक विविधता एक नया मेमोरी टूल बन जाती है। भाषाओं का मेल। उत्तर भारत में तो बोलियों का बहुत प्रभाव है भी। मध्य भाग से ठीक ऊपर जाते ही सबसे पहले राजस्थान आता है। राजस्थान को याद रखने का सबसे आसान हुक तो उसका आकार ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विशालता खुद अपने आप में एक पहचान है। और राजस्थान के आसपास का जो पूरा भाषाई बेल्ट है, उसे कैसे कनेक्ट किया गया है? रिसर्च में इसी प्रभाव को एक धागे की तरह इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के साथ ही हरियाणा है। हरियाणा को उसकी खास मारवाड़ी और स्थानीय बोलियों के प्रभाव से जोड़कर याद रखने का सुझाव है क्या? हाँ, और जब हम इसी सांस्कृतिक बेल्ट में थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जिक्र आता है। पंजाब के हरे भरे खेत और हिमाचल के ऊंचे पहाड़। ये दोनों विजुअल कॉन्ट्रास्ट उत्तर भारत की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर बनाते हैं, जो दिमाग में आसानी से छप जाती है। खेतों से लेकर पहाड़ों तक का ये मानसिक चित्र बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन नक्शे का जो एकदम सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो शिखर पर है, उसे कैसे विजुअलाइज करें? उस सबसे ऊपरी हिस्से को भारत का ताज कहा गया है। ताज, ये एक बहुत ही पावरफुल एनोलॉजी है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश, नक्शे के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित हैं, किसी मुकुट या ताज की तरह। और जब भी कोई इंसान ताज की कल्पना करता है तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ रखा जाएगा। ताज हमेशा सबसे ऊपर ही होता है। और इसी तरह नक्शे की ये उत्तरी सीमा दिमाग में खुद ब खुद लॉक हो जाती है। ताज ने इस उत्तरी हिस्से को एक मुकम्मल आकार दे दिया। लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कुछ बड़े राज्य बचे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर हमेशा लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा राज्य कहाँ है। यहाँ पे इतिहास को भूगोल याद करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। सोर्सेज ने क्या ट्रिक बताई है इसके लिए? उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भाई भाई राज्य की संज्ञा दी है। भाई भाई राज्य? हाँ, क्योंकि साल 2000 में उत्तराखंड वास्तव में उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर एक नया राज्य बना था। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। ये रिश्ता दिमाग को मजबूर करता है कि वो इन दोनों राज्यों को नक्शे पर एक साथ देखे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक घटनाओं को मेमोरी ट्रिक में बदलना सच में स्मार्ट तरीका है। अच्छा, उत्तर भारत की बात हो रही है और दिल्ली का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिल्ली के लिए इस रिसर्च में एक बहुत ही खूबसूरत और शारीरिक एनालॉजी दी गई है। शारीरिक एनालॉजी वो क्या है? दिल से दिल्ली। ओहो, दिल से दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में दिल बिल्कुल बीचों बीच ना होकर हल्का सा बाईं ओर होता है। हाँ, लेफ्ट साइड में होता है। अगर हम भारत के इस ऊपरी हिस्से को एक शरीर मान लें तो दिल्ली बिल्कुल उसी बाईं ओर धड़कते हुए दिल की तरह है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। ये एनालॉजी तो गजब की है। जो लोग अक्सर दिल्ली के बॉर्डर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें बस ये दिल वाली बात याद रखनी है। उत्तर भारत रूपी शरीर में दिल थोड़ा लेफ्ट में है, हरियाणा और यूपी के बीच। अब उत्तर भारत का चित्र भी एकदम साफ हो गया। लेकिन नक्शे का एक हिस्सा ऐसा है जो अक्सर ज्योमेट्री जैसा लगता है। खासकर पूरब और मध्य भारत है ना, यहाँ बहुत सारे राज्य आपस में मिले हुए लगते हैं। पूर्व के इन राज्यों को सुलझाने का क्या तरीका है? पूर्व के राज्यों की उलझन को सुलझाने के लिए सोर्सेज ने एक बहुत ही लॉजिकल, सीधी रेखा यानी वर्टिकल लाइन का सिद्धांत दिया है। सीधी रेखा? ये कैसे काम करती है? अगर नक्शे पर ऊपर से नीचे की तरफ एक काल्पनिक सीधी रेखा खींची जाए,
तो 3 प्रमुख राज्य बिल्कुल एक कतार में मिल जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर सबसे ऊपर बिहार है, ठीक है, बिहार। उसके ठीक नीचे नंबर 2 पर झारखंड है। और फिर नंबर 3 पर उड़ीसा आता है। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों एक वर्टिकल लाइन में आ गए। बिल्कुल। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल कहाँ फिट होता है? वो तो पूर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या वो इस लाइन को तोड़ देता है? नहीं, वो इस लाइन को तोड़ता नहीं है, बल्कि इसी संदर्भ में अपनी जगह बनाता है। वो कैसे? ये पूरी सीधी रेखा जहां खत्म होती है, पश्चिम बंगाल उस पूरी वर्टिकल लाइन के दाहिनी ओर यानी राइट साइड में फैला हुआ है। अच्छा, तो दिमाग को अलग अलग आकार नहीं रटने पड़ते, सिर्फ एक सीधी लाइन और उसके दाईं ओर एक बड़ा राज्य। ये कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ को बहुत कम कर देता है। ये तो नक्शे को ग्राफ पेपर पर देखने जैसा हो गया, बहुत ही साफ और स्पष्ट। अब इस सीधी रेखा से थोड़ा पीछे लौटते हैं, नक्शे के बिल्कुल बीच में। मध्य भारत के लिए क्या विजुअलाइजेशन है? क्योंकि मुझे लगता है बीच का हिस्सा याद रखना सबसे मुश्किल होता है। मध्य भारत का हिस्सा इस पूरे डीप डाइव का सबसे हास्यपूर्ण और मजेदार पहलू है। मजेदार? वो कैसे? मध्य प्रदेश, जैसा कि उसके नाम से ही साफ है, नक्शे के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, वो तो बीच में ही है। लेकिन जो असली मास्टर स्ट्रोक है वो मध्य प्रदेश के ठीक बगल में स्थित राज्य छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक है? सोर्सेज ने छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही शानदार किरदार दिया है, और वो किरदार है नाराज फूफा जी। नाराज फूफा जी, ये तो किसी पारिवारिक शादी का दृश्य लग रहा है। ये नाम क्यों दिया गया है? इसके पीछे इसके आकार और स्थिति का कमाल है। छत्तीसगढ़ का नक्शे पर जो आकार है और वो जिस तरह मध्य प्रदेश के बगल में है, ऐसा लगता है कि वो मुंह फुलाए बैठा है। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो उसका बाकी सभी राज्यों और लाइनों से 36 का आंकड़ा हो। 36 का आंकड़ा और छत्तीसगढ़, क्या बात है। वो पूरे नक्शे के बीच में सबसे अलग थलग, थोड़ा सा रूठा हुआ बैठा दिखता है। जैसे शादियों में अक्सर कोई रूठा हुआ रिश्तेदार या फूफा जी एक कोने में बैठे होते हैं। ये सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये विजुअलाइजेशन इतना अजीब है कि इसे भूलना नामुमकिन है। लेकिन एक बात सोचकर हैरानी होती है कि क्या हास्य या ह्यूमर सच में भौगोलिक जानकारी याद रखने में इतना कारगर हो सकता है? ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। जब हम किसी जानकारी के साथ कुछ अजीब या मजाकिया भाव जोड़ देते हैं तो दिमाग का एमिगडाला ज्यादा सक्रिय हो जाता है। एमिगडाला, जो यादों को सहेजने का काम करता है। हाँ, अजीबोगरीब चीजें दिमाग को हमेशा याद रहती हैं। अब भविष्य में जब भी कोई मध्य भारत का नक्शा देखेगा तो उसे बोरिंग राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखेंगी। उसे वो 36 का आंकड़ा और नाराज फूफा जी जरूर याद आएंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सही लोकेशन दिमाग में फ्लैश हो जाएगी। ये वाकई मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल है। तो हमने साउथ की नींव रख दी, पश्चिम के सपने देख लिए, उत्तर का ताज पहन लिया, पूरब में लाइन खींच ली और बीच में फूफा जी को भी मना लिया। लेकिन अब बारी आती है नक्शे के उस हिस्से की जिसे याद रखना शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और डरावना माना जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रही हैं? हाँ, वहाँ के लिए क्या कोई खास फॉर्मूला है? नॉर्थ ईस्ट अक्सर लोगों को एक भूल भुलैया लगता है। इसे याद करने की प्रक्रिया को सोर्सेज ने एक रोमांचक यात्रा का रूप दे दिया है, जिसे ननिहाल का रास्ता कहा गया है। ननिहाल का रास्ता, ये सुनते ही बचपन की याद आ जाती है। ये सफर कहाँ से शुरू होता है? ये सफर शुरू होता है पश्चिम बंगाल से। बंगाल से होते हुए एक बहुत ही संकरा और पतला रास्ता आगे जाता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। बिल्कुल। इसी संकरे रास्ते पर सबसे पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, सिक्किम। हाँ, सिक्किम। इसे नक्शे में इस तरह दर्शाया गया है मानो वो नेपाल और भूटान नाम के 2 देशों के बीच फंसा हुआ एक सुरक्षित मुकाम हो। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच एक भारतीय राज्य। जब हम इस चिकन नेक को पार करके पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं तो राज्यों की असल उलझन शुरू होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो असम और मेघालय को लेकर होता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे। इसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही तार्किक चाय और पानी का फॉर्मूला दिया गया है। चाय और पानी का फॉर्मूला? असम को चाय से जोड़ना तो समझ आता है, क्योंकि असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मेघालय का पानी से क्या संबंध है? वही तो, संबंध उनके नामों में ही छिपा है। मेघालय में मेघ शब्द आता है। मेघ का मतलब बादल, और बादलों का सीधा मतलब है पानी। अब फॉर्मूला ये है कि चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, और पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमेशा नीचे की तरफ होता है। बिल्कुल। ओहो, यानी असम वाली चाय ऊपर है और उसे बनाने के लिए जो मेघालय वाला पानी चाहिए वो नक्शे में ठीक उसके नीचे स्थित है। ये कारण और प्रभाव का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है।
जब हम लोकेशन को इस तरह की तर्क संगत कहानी से जोड़ देते हैं तो फिर असम और मेघालय को ऊपर नीचे करने की गलती कभी नहीं होगी। और नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के लिए सोर्सेज ने एक शब्दों का एक बहुत ही दिलचस्प खेल तैयार किया है। वर्ड प्ले वो कैसा है? उन्होंने मित्र शब्द का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, मित्र शब्द से राज्यों के नाम कैसे निकलते हैं? ये एक एक्रोनिम की तरह है। मी से बनता है मिजोरम और त्र से बनता है त्रिपुरा। एकदम सही। ये दोनों राज्य मित्र की तरह नक्शे के बिल्कुल निचले हिस्से में एक साथ मौजूद हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। इसके बाद जो आखिरी 3 राज्य बचते हैं उनका क्या? वे वो हैं जो म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उन्हें कैसे याद रखें? इन्हें एक बॉर्डर लाइन के रूप में एक दीवार की तरह देखा गया है। उत्तर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आना है क्या? हाँ, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड और फिर अंत में मणिपुर। ये तीनों मिलकर किनारे की पूरी दीवार बनाते हैं। बॉर्डर की एक बहुत ही साफ सुथरी कहानी बन चुका है। अब तो लगता है कि पूरा मुख्य भूभाग हमारी यादों में एकदम पक्का हो गया है। लेकिन क्या ये नक्शा अभी पूरा हो गया है या मुख्य भूमि से बाहर भी कुछ याद रखना बाकी है? नक्शा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम अपनी मुख्य भूमि से बाहर निकलकर समुद्र की ओर नहीं देखते। हमारे द्वीप समूह। हाँ, भारत के 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं जो इस चित्र को संपूर्ण बनाते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन छोटे छोटे द्वीपों को शामिल किए बिना भारत की नींव, उसका ताज और उसका ये पूरा आकार अधूरा है। सच में इस तरह से नक्शा देखने का नजरिया ही बदल गया है। अगर आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने बॉटम टू टॉप पैटर्न से शुरुआत की, दक्षिण की मजबूत नींव रखी, पश्चिम के सपनों के शहरों से गुजरे, उत्तर के ताज को महसूस किया और पूरब में वो ज्योमेट्री वाली सीधी लकीर खींची, और बीच में अपने नाराज फूफाजी को भी समझा। और अंत में ननिहाल के रास्ते चाय पानी पीते हुए मित्रों के साथ बॉर्डर तक पहुंचे। ये देखना अद्भुत है कि कैसे छोटे छोटे पैटर्न्स और किरदारों ने इतनी डरावनी लगने वाली जानकारी को आसान बना दिया। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सीखना कभी भी रटने का मोहताज नहीं होना चाहिए। जब हम सूचनाओं को टुकड़ों में बांटते हैं, उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन और हादसे से जोड़ते हैं, तो वो हमेशा के लिए हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है। आज की ये गहन चर्चा वाकई दिमाग के कई दरवाजे खोलने वाली रही। अब जब भी कोई इस नक्शे को देखेगा तो उसे सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि एक चलती फिरती कहानी दिखाई देगी। इस विषय को खत्म करने से पहले इस पूरी भौगोलिक यात्रा से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। वो क्या है? आज हमने राजनीतिक सीमाओं और इंसानी लकीरों को याद करने का तरीका सीखा, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम भारत की प्राकृतिक सीमाओं को आधार मानकर अपना नक्शा बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? प्राकृतिक सीमाएं जैसे विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं या गंगा गोदावरी जैसी बड़ी नदियां। हाँ, क्या नदियां और पहाड़ इन इंसानी सीमाओं या बॉर्डर्स की परवाह करते हैं, या प्रकृति अपना खुद का एक अलग ही नक्शा बनाती है जो हमारे इस राजनीतिक नक्शे से बिल्कुल अलग होता है? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। इंसानों का बनाया नक्शा और प्रकृति का बनाया नक्शा, दोनों का अपना अपना एक अलग ही विज्ञान है। इस नए और गहरे विचार के साथ श्रोताओं के लिए आगे खोजने के लिए एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए और रोमांचक विषय के साथ। सीखते रहिए और नई चीजों की खोज करते रहिए।